हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वेक्टर्स। अब इस वेक्टर्स के बारे में हम बड़े आराम से पढ़ाएंगे और बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा खींचेगा ये टॉपिक, लेकिन यार ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। हर एक कंपटीशन में, चाहे आप जेई, आईटी जेई मेंस एंड एडवांस उठा के देख लो, हर क्वेश्चन में वेक्टर और 3D यानी 3D में लाइन और प्लेन आता है। तो वेक्टर और 3D मिला के 4-5 क्वेश्चन केवल इसी 3 चैप्टर से आ जाते हैं। अगर आप बोर्ड लेवल की बात करो तो आराम से 100 नंबर का अगर पेपर मान के चलते हो, 80 नंबर पेपर मान के चलते हो, तो कम से कम 10-15 नंबर तो इसी से कवर हो जाते हैं और ज़्यादा भी कवर हो सकते हैं। और जितने भी स्टेट लेवल के एंट्रेंस हैं उसमें वेक्टर, लाइन और प्लेन, इन तीनों मिला के भरपूर क्वेश्चन आते हैं। जिसको ढंग से समझ में आ गया ना, वो हर टाइप के क्वेश्चन भी कर लेता है। तो ये कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बाकी जो अलग अलग टॉपिक्स हैं ना, उनसे इनका कोई कनेक्शन भी नहीं है। ये एक सोचो ऐसी एक प्रोफाइल है जो कुछ दिनों के लिए खुली और बंद हो गई, बस उसके किसी और टॉपिक से कनेक्शन नहीं है। बस वेक्टर 3D और 3D में लाइन और प्लेन है ना। तो अब जैसे क्या है कि जैसे हम बोर्ड लेवल के हिसाब से ही आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे किसी भी टॉपिक को कोशिश करते हैं कि 8 से 10 लेक्चर में वो ख़त्म हो जाए। बट ये चैप्टर ऐसा है ना जिसमें हो सकता है 14-15 लेक्चर लगें, क्योंकि इसको डिटेल में बताने का यही एक रिस्क है कि टाइम ज़्यादा लगता है। बट अगर आपको समझ में आया तो बहुत ढंग से समझ में आ जाएगा चीज़ों को, और आप कर पाओगे, ढंग से कर पाओगे, बड़ा फ़ायदा होने वाला है। बड़ी दिक्कत की बात होती है कि ये चैप्टर इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है ना। लोगों का पेशेंस टूट जाता है। 2 टॉपिक, एक तो वेक्टर 3D और इंटीग्रेशन, ये 2 टॉपिक ऐसे होते हैं ना जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा फाइट मारता है, लेकिन उससे हो नहीं पाता उतनी जल्दी। हम भी कोशिश करें, हम भी कभी स्टूडेंट थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी इन चीज़ों को। एक और टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो 2-3 टॉपिक ऐसे टॉपिक है ना जिन पे कमांड बहुत ही कम लोगों की बन पाती है। बिरला कोई ऐसा होता है जो ढंग से सारी चीज़ें कर पाता है। बट हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम आपको उस तरीके से चीज़ों को सामने रख पाएँ ताकि आपको ये ना हो कि यार कोई समझाने वाला नहीं मिला। हाँ, समझाने वाला है, हम समझा देंगे अच्छे से। आप कितना उस पर आप वर्क करके कितना आत्मसात कर पाते हो आपके ऊपर है। अब मैं इतनी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि जिसके बारे में रूल्स, रेगुलेशन, सावधानियाँ, इसकी ताकत मुझे सब बतानी पड़ रही है। तो बड़े इत्मीनान से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। मैं किसी और टॉपिक पे इतना ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देता, कॉन्सेप्ट आपको समझाया, अपने क्षमता के अनुसार कोशिश किया। लेकिन ये टॉपिक है, उसमें एक एक चीज़ को पकड़ूंगा, एक एक चीज़ को लिख के समझा के बताऊंगा। बहुत चबा चबा के टॉपिक हम पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना आप लोग। कोई चीज़ में अगर ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ तो बोर मत हो जाना, आप इसको डिटेल में पढ़ना। ये टॉपिक स्किप मत करना, जो पढ़ रहा है पूरा पढ़ना, बहुत मज़ा आने वाला है चीज़ों में। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, है ना। अब ये टॉपिक में क्या है, देखो, जैसे आप जानते हो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज में, एक मिनट मैं जरा आता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, तो आप लोगों को इतना पता है कि फिजिक्स में आप लोगों ने थोड़ा बहुत वेक्टर अगर पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ रखा है तो समझ लो फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़, है ना, स्केलर्स, और दूसरी होती है वेक्टर्स क्वांटिटीज़, है ना, वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कुछ ना कुछ अमाउंट होता है, चीज़ों का अमाउंट, है ना। किसी भी चीज़ का अमाउंट हो सकता है, बट नो डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि मेरा वजन 90 किलोग्राम है, 90 से थोड़ा कम है ना। तो मेरा सिर्फ मैग्नीट्यूड है इतना, डायरेक्शन नहीं है कि हाँ वजन किस एरिया में है, किस डायरेक्शन में, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वजन हो गया, है ना, जैसे 4 लीटर पानी है तो ये सिर्फ अमाउंट है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। नाउ वेक्टर्स, तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं कि जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है ना, एंड डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे हमने एक बुलेट को फायर किया और चिड़िया की आंख में तीर मारनी है, ठीक है ना, तो वो जो बुलेट गई उसके पास स्पीड होगी, समझ लो 900 मीटर पर सेकंड की स्पीड, और चिड़िया के आंख में लगनी है तो एक डायरेक्शन भी होगी कि नहीं होगी उसमें, है ना। एक पत्थर अपने को फेंक के मारना है,
ठीक है ना। पत्थर फेंक की बात नहीं करता हूँ क्योंकि पत्थर फिर चलो ठीक है, लेकिन हमें डायरेक्शन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ पे निशाना लगाना है तो हम मैग्नीट्यूड यानी स्पीड भी देंगे उसको, मोमेंटम भी देंगे, है ना, और फिर क्या देंगे उसको, डायरेक्शन भी देंगे। ऐसे कई सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसके पास मैग्नेटिक फोर्स, हमें ताकत लगानी है किधर भी लगा सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर एक ईंट को खिसकाना है तो हम ताकत लगाएंगे और ईंट पे लगाएंगे तो डायरेक्शन फिक्स हो गई कि नहीं फिक्स हो गई, ठीक है ना। अब इससे मुझे ताकत लगाना, अब मैं डायरेक्शन ऐसे करूं तो इधर दबाऊं तो इस पे ताकत लग रहा है, ऊपर करूं तो ऐसे। तो इसका मतलब एक कुछ ऐसी चीज़ें जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है ना, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी है, उनको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो अपना जो टॉपिक है वो ये है। अभी इतना आप लोग कर चुके हो कि ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को आराम से आती है ना। इनके ढेर सारे एग्जाम्पल तो फिजिक्स में ही बताए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे वेलोसिटी ले लो, एक्सेलरेशन ले लो, मैंने फोर्स की बात करी, है ना, करंट ना, ठीक है। और ये जैसे वेट हो गया, है ना अगर मैं लेंथ की बात कर लूँ, ठीक है ना, वॉल्यूम की बात कर लूँ, तो ये सारी चीज़ें, या हीट की बात कर लूँ मैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो स्केलर होती हैं और वेक्टर। फिजिक्स में तो ढेर सारे एग्जाम्पल मिलते हैं ना, तो वो आप लोग मेरे से बेहतर जानते हो, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है पूरा वेक्टर। अब मुझे ये वेक्टर स्टार्ट करना है। देखो वेक्टर की कहानी क्या होती है। वेक्टर में ये आता है कि यार वेक्टर को पहली बात तो हम जो डिनोट करते हैं ना, वो हम एक लाइन सेगमेंट से डिनोट करते हैं। तो चलो मैं वर्ड टू वर्ड लिखाऊंगा भी, और जो है एक करके थोड़ा क्या मतलब है, थोड़ी सी लैंग्वेज हम लिख देते हैं। हम इतनी ज़्यादा लैंग्वेज लिखने में भरोसा कम करते हैं, बट चलो ठीक है, इस टॉपिक की बात ही निराली है तो थोड़ा सा हम लैंग्वेज लिखते हैं कि वेक्टर इज डिनोटेड बाय a line segment, ठीक है, विथ डायरेक्शन। तो लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का टुकड़ा। जैसे एक मैंने लाइन बनाई, ये इनफाइनाइट फैली हुई लाइन है, उसमें से मैंने ये टुकड़ा इतना ले लिया, एक टुकड़े को कह दिया P और दूसरे टुकड़े को कह दिया Q। अब डायरेक्शन U है, मान लो U डायरेक्शन है, तो यानी मतलब इसका शुरुआत यहाँ से हुई होगी और एंड कहाँ पर हुआ होगा ये। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, बीच में ये तीर ना मार के बिल्कुल फाइनल पे तीर मारते हैं, तो ऐसा भी कोई लिखता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कोई क्या लिखता है, मैं खुद ऐसा लिखता हूँ कि मेरी नेचुरल हैबिट ऐसी पड़ गई है कि मैं टिप पे एरो लगाता हूँ, ठीक है ना, वरना बीच में लगाया तब भी सही है। तो अभी ऐसा कर रहे हैं इसलिए ऐसा ही रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास PQ क्या है, ये वेक्टर है। तो PQ सेगमेंट विथ डायरेक्शन, मालूम है इधर डायरेक्शन है, विथ डायरेक्शन डिनोट्स वेक्टर PQ, ठीक है ना। तो जो PQ सेगमेंट है लाइन का और डायरेक्शन के साथ, वो किसको डिनोट करता है, वो वेक्टर PQ को डिनोट करता है। एंड वेक्टर PQ कैन ऑल्सो बी रिटन एज ऐसे, कैसे, इसको हम लोग PQ वेक्टर भी लिखते हैं। PQ लाइन सेगमेंट लिख दो और उसके ऊपर तीर लगा दो, मतलब ये PQ लाइन हो गई विथ डायरेक्शन। इसका मतलब हुआ PQ लाइन विथ डायरेक्शन। तो PQ लाइन विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन कहाँ है, उस एरो से पता चलता है, विथ डायरेक्शन। अच्छा, बहुत लोग इसी चीज को PQ लिख के सिर्फ एक एरो ना बना के सिर्फ ऐसे डंडा बना देते हैं, ठीक है ना, तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। नोटेशन का तरीका है, ये तीर बनाओ टिप की, चाहे ना बनाओ, तो अलग अलग नोटेशन है, मैं सारे नोटेशन यूज कर रहा हूँ। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो जनरली वेक्टर हमारे पास ऐसे दिखाया जाता है। कल को मैं ऐसे कहूँ कि यहाँ पर हमारे पास AB हो गया, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, तो इसका मतलब हमारे पास ये PQ वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया हमारे पास PQ वेक्टर। इस वेक्टर में एक चीज देखो, जो पॉइंट P है ना, इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट, यानी यहां से शुरुआत हुई। और जो Q पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। टर्मिनल पॉइंट, या कभी कभी इसको हम लोग टिप भी बोलते हैं, टिप, है ना, एरो यहां पर। ये बात हो गई। अच्छा, जैसे हमारे पास
थोड़ी देर के लिए मैंने कहा एक दूसरा वेक्टर है जिसका मैंने नाम दिया a और मैंने नाम दिया b, है ना। ये अगर मैं तीर ऐसे लगाऊं और इसी वेक्टर को ऐसे एक बना दे रहा हूं, इसको मैंने कह दिया a और b। अगर मैं एरो ऐसे लगा दूं तो इन दोनों में जानते हो क्या अंतर है? देखो, जब डायरेक्शन p से q तक थी तो हमने pq लिखा, डायरेक्शन a से b तक है तो उसको क्या ab लिखेंगे। जहां से शुरुआत हुआ वो पहले और जहां खत्म हुआ वो बाद में, इसीलिए ab। लेकिन इस केस में तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, शुरुआत a से हुई b तक, ये ab लेंथ हो गई और मुझे वेक्टर दिखाना है तो ab वेक्टर बना दिया, तो ये वाली लेंथ क्या हो गई, ab वेक्टर। बट यहाँ पर डायरेक्शन उल्टा है, इस बार b से चल के a तक आए, तो इसलिए चले कहाँ से, b से, पहुँचे कहाँ तक, a तक, तो इसीलिए हम लोग ba वेक्टर लिखेंगे। बात समझ में आगे कि नहीं आगे? इस केस में इनिशियल पॉइंट A, टर्मिनल पॉइंट B, और इस केस में डायरेक्शन पलट गई तो इनिशियल पॉइंट B और टर्मिनल पॉइंट A। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, है ना, पता भी होगी ऑलरेडी, बट मेरा क्या है, मैं डिटेल में चर्चा करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं हर चीज़ एकदम तोड़ तोड़ के बताऊँगा। ये हो गया। अच्छा, अब जानते हो, जैसे मैं इस AB की लेंथ की बात करूँ कि भाई ये तो हो गया वेक्टर नोटेशन करा। अच्छा, वेक्टर को किसी लाइन से डिनोट करते हैं तो उस लाइन की कुछ लंबाई भी तो होती है। तो मैंने ये कहा कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज डिनोटेड बाय क्या, ए बी का मॉड, ऐसे, या फिर सिर्फ तुम ए बी लिख दो और उस पर तीर न लगाओ, तो इसका मतलब ए बी लाइन की लेंथ हो गई, और एरो लगा दिया तो ए बी वेक्टर बन गया। लेकिन अगर हमें सिर्फ किसकी बात करनी है, लाइन सेगमेंट ए बी की बात करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर का मॉड, या फिर सिर्फ ए बी लिख देंगे तो उसका मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने एक बात लिखी ए बी वेक्टर, तो इसका मतलब होता है मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर के मॉडुलस से मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ऑफ लाइन या वेक्टर। तो वेक्टर का जो लेंथ का मेजरमेंट है उसको हम लोग मॉडुलस ऑफ ए बी कहते हैं, और डिनोट कैसे करते हैं, ए बी को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बहुत क्लियर अगर समझाऊं तो देखो ऐसे लिखता हूं। अगर मैं ये लिख दूं कि भाई एक हमारे पास लाइन है पी क्यू थोड़ी देर के लिए, और डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि इस पी क्यू वेक्टर को हमने लिख दिया कि ये ए वेक्टर है, कितना है, ए वेक्टर है, और इसकी जो लंबाई है वो क्या है, 5। तो एक बात बताओ, अब अगर मैं इसमें ये लिखूं कि भाई पी क्यू वेक्टर क्या होगा, तो पी क्यू वेक्टर का मतलब ये लाइन वेक्टर, और लाइन वेक्टर को हमने कैसे डिनोट कर दिया है, ए से, तो पी क्यू वेक्टर कुछ और नहीं क्या हुआ, ए वेक्टर हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पी क्यू वेक्टर का मैं मॉडुलस निकाल लूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन की लेंथ, तो लाइन की लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। या फिर सिंपली इसको हम पी क्यू भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब इसको क्लियर करके देखो, एक चीज़ और बताते हैं, है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, बट ये सब चीज़ें से क्या होता है, एकदम हमारा बेसिक क्लियर होता है, और अगर बेसिक क्लियर हो गया, नींव मजबूत हो गई, तो बड़ी बिल्डिंग खड़ी करी जा सकती है। ठीक है, हम वही कोशिश कर रहे हैं, पहला लेक्चर है इसलिए बड़े इत्मीनान से चीज़ें कर रहे हैं। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं ना, वेक्टर्स जनरली डिनोटेड बाय ठीक है, ए बी सी, है ना, एंड देयर मॉडुलस is denoted by mod A
कॉमा मॉड बी कॉमा मॉड सी एंड डॉट डॉट डॉट, या फिर सिंपली सिर्फ उसको हम ए भी कह सकते हैं, बी भी कह सकते हैं या सी भी कह सकते हैं। अब जो मैंने ये कहानी लिखी इसका मतलब क्या हुआ, तो मैंने बोला कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर दे दिया गया है ना, सिर्फ ऐसे, अब मुझे मालूम है ये एक वेक्टर है, अब क्या करते हो हम अपनी सहूलियत के लिए, अपने कन्वीनियंट के लिए मैंने इसको कोई पॉइंट मान लिया ए बी, तो असल में देखा जाए ये वेक्टर क्या हो गया, ए बी वेक्टर हो गया। बट ये वेक्टर का अमाउंट क्या है, वेक्टर क्या है, तो जनरली वेक्टर को कैसे डिनोट किया जाता है, ए बी सी से डिनोट किया। तो मैंने बोला कि भाई ये जो वेक्टर है वो ए वेक्टर है, तो इसका मतलब जो ए बी वेक्टर मैं बोल रहा था तो वो क्या है, ए वेक्टर है। अच्छा, अगर इसकी लेंथ थोड़ी देर के लिए अगर 4 है तो मैं क्या बोलूँगा कि ए का मॉडुलस कितना हो गया, 4 हो गया। और या इसी बात को सिर्फ हम अगर एरो न लगाएं, सिर्फ ऐसे लिख दें, तो ये भी इसका मतलब क्या होता है, मॉडुलस ही होता है। वेक्टर अगर दिखाया है तो मॉड लगाना जरूरी है लेंथ फाइंड करने के लिए, लेकिन अगर सिर्फ वो नंबर लिख के उस पर तीर नहीं मारी है तो इसका मतलब मॉडुलस की ही बात कर रहे हैं। अच्छा, कोई दूसरा वेक्टर अगर किसी ने भाई दे दिया, इसका नाम दे दिया P और इसका नाम दे दिया Q, अब जो है डायरेक्शन U हो गई, ठीक है ना। और मैंने बोला इसको डिनोट किया जा रहा है B से, ये एक दूसरा वेक्टर है तो चलो मैंने इसको B से डिनोट कर दिया। तो इसका मतलब हम जो PQ वेक्टर लिख रहे हैं वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा माइनस बी। देखो पहली बात, इस वेक्टर को हम लोग PQ लिख ही नहीं सकते, इस वेक्टर को अगर हम लिखेंगे तो QP लिखेंगे। भाई QP लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है, QP वेक्टर है और जो कि किसके बराबर है, B वेक्टर के बराबर है। एंड अगर मैं मॉड B वेक्टर के मॉड की बात करूं तो इसका मतलब इसकी लंबाई की बात कर रहा हूं। अच्छा, इसकी लेंथ मैंने 1 मान ली तो मॉड B कितना हो जाएगा, 1। तो मॉड B लिखो चाहे सिंपली भी लिखो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम है। जब वेक्टर ना लगा हो तो उसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ। तो आई होप ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब देखो हम बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर में अलग अलग बुक्स में, अच्छी अच्छी बुक्स में अलग अलग टीचर अलग अलग टाइप बताते हैं, ढेरों टाइप बताते हैं। जैसे हमने 4 टाइप 5 टाइप बताए, कोई वो 15 टाइप बता डाला, कोई और धुरंधर आ गया वो 25 टाइप्स ऑफ वेक्टर बता डाले। तो पूरी हर टाइप भाई कवर करना ज़रूरी नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ें जान लो कि भाई ये टाइप के वेक्टर होते हैं जो लगभग चीज़ों पे यूज़ होते हैं, और कभी इन केस अगर हमसे कुछ छोड़ भी गया तो हम क्वेश्चन या आगे कंसेप्ट पढ़ाते हो बता देंगे। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बस आप कुछ बेसिक जान जाओ। जैसे इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, लाइक अनलाइक वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, जो नॉर्मली यूज होते हैं। बाकी टाइप्स ढूंढने जाओ तो इतने टाइप होते हैं कि पता चला टाइप ही बताते और पढ़ाने और समझाने में बहुत टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो उससे टेंशन नहीं लेनी कि सर आपने तो 4 ही 5 टाइप बताए, एक बुक हमने ऐसी देखी थी जिसमें 25 टाइप थे, सर आपने वो टाइप क्यों नहीं बताए, है ना। तो ऐसी मतलब वो नहीं, वो जरूरत नहीं उतना ज़्यादा है कि नहीं। कौन सा हमको इसमें PhD करनी है, हमको सीख के हमको एग्जाम में टॉप मारना है भाई, है ना। चलो तो देखो हमारे पास हेडिंग पड़ेगी टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अच्छा, पहला जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है नल वेक्टर। नल वेक्टर, अब मैं इसमें थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, ठीक है ना। नल वेक्टर को हम लोग कभी कभी जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। इसका मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो, मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। अच्छा ये बताओ, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लाइन सेगमेंट से दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। जितना लेंथ होगा उतने ही हम लोग मॉडुलस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, वही मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं होता है। लेकिन मैग्नीट्यूड जीरो होने का मतलब होता है कि लेंथ कुछ भी ना हो, और जब लेंथ कुछ भी ना हो इसका मतलब सिर्फ एक पॉइंट होगा कि नहीं होगा, यानी कि एक पॉइंट वेक्टर ही हमारे पास क्या है, जीरो वेक्टर है या नल वेक्टर है, ठीक है ना। इसी को P और इसी को Q कहेंगे, यानी कि इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह पे आ गया, तो इसको हम अगर P कह देते हैं तो ये PP वेक्टर हो गया, इनिशियल और फाइनल। अच्छा, अगर ये देखिए ये ऐसा हो गया तो इसका डायरेक्शन फिर क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो फिक्स नहीं होता है, या कह सकते हैं कि एनी डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। दुनिया की कोई भी डायरेक्शन इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी, कोई भी डायरेक्शन, है ना। तो हर डायरेक्शन इस वेक्टर की डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉइंट है, ये किधर भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये एक बात है।
अच्छा, अगर इसी पी पी मॉड ले लें तो मॉडुलस का मतलब लेंथ, और लेंथ तो पॉइंट की क्या होती है भैया, जीरो हो रखी है ना, तो ये नल वेक्टर हो गया। दूसरा हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर। अच्छा, ये अपने आप में बड़ी खास बात है, जरा इसको समझाते हैं। यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड उसका कितना होता है भाई, 1 होता है। जैसे, अच्छा ऐसे हम दिखाते कैसे हैं कि अगर हमारे पास कोई ए वेक्टर है ना, और अगर ये एक यूनिट वेक्टर है, तो पक्की बात है इसका जो मॉडुलस होगा इस वेक्टर का वो कितना होगा, 1। मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इस वेक्टर को ऑल्सो दिखाया जा सकता है कैसे दिखाया जा सकता है? दिखाया जा सकता है ए वेक्टर के ऊपर टोपी पहना दो उसको, यानी ए कैप उसको बोलते हैं। क्या? ए वेक्टर के ऊपर टोपी, यानी ए कैप अगर हम बना देते हैं तो इसका मतलब है यूनिट वेक्टर। बात समझ में आई कि नहीं? कल को ऐसे ही जनरली मैं कुछ भी लिखूं जैसे सी, और सी को टोपी पहना दी, तो इसका मतलब है कि जो वेक्टर सी रहा होगा इज अ यूनिट वेक्टर रहा होगा। क्या रहा होगा? इज अ यूनिट वेक्टर। तो कैप को पहचानना सीखना, जिसको टोपी पहनाई उसकी वैल्यू कितनी, मॉडुलस की 1 होगी, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद तीसरा, जैसे आता है लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स, तो लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स। बात समझ में आई कि नहीं? अनलाइक वेक्टर्स, तो देखो लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने एक दिया पी क्यू और ये है, और दूसरा मैंने दिया छोटा सा वेक्टर दे दिया, कोई बात नहीं, छोटे बड़े चलते हैं सब, है ना, और बस इसी के पैरेलल है सपोज दैट। तो एक मैंने दे दिया यही पी डैश और क्यू डैश, एक ये वेक्टर, और दूसरा एक सिचुएशन दिखाया ए बी वेक्टर, ठीक है ना, ऐसे, और इसी के पैरेलल एक वेक्टर है ए डैश और बी डैश, लेकिन डायरेक्शन पलट गई। तो इस केस में दोनों वेक्टर्स का सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है, सेम है, और इन दोनों वेक्टर्स में सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट, 180 डिग्री का, है ना। तो जब सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है तो इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग लाइक वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे इसको थोड़ी देर के लिए ए वेक्टर मान लिया, इसको हमने बी वेक्टर मान लिया, तो मैं ये कहूँगा ए एंड बी आर लाइक वेक्टर्स। क्यों? बिकॉज दे हैव सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन है इनकी दोनों की, लाइक वेक्टर्स। अच्छा, ये जो वेक्टर है थोड़ी देर के लिए किसी को तुम क्या मान लो, एक को मान लो पी वेक्टर और एक को मान लो क्यू वेक्टर, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि वेक्टर पी एंड क्यू आर अनलाइक वेक्टर्स। क्या बोलेंगे? अनलाइक वेक्टर्स। क्यों? बिकॉज दे हैव अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये भी लिख सकते हो, लाइक वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है, द वेक्टर्स व्हिच हैव सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, एंड अनलाइक वेक्टर्स आर द वेक्टर्स व्हिच हैव द अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन। ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर में, तीसरा हमारे पास हो गया ना। अब हम बात करेंगे कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर की बात करेंगे, है कि नहीं। तो हमारे पास चौथा है ना, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है ना। तो हमारे पास कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स जैसे लाइक और अनलाइक वेक्टर होते हैं, ये देखो सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन है या अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन है, लेकिन किसी एक लाइन से वो सेम एंगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो आपस में ये दोनों पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है। तो हमारे पास पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है कि दोनों का सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन हो, सेम या अपोजिट चलेगा, बट सेम हो या तो फिर जस्ट अपोजिट हो, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, जैसे पैरेलल का मतलब क्या हो गया, ये दो लाइन, और कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ गई, है ना। लेकिन वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों? वेक्टर के केस में जो कोलिनियर वेक्टर है उसको हम पैरेलल वेक्टर्स
बोल सकते हैं, है ना। और ठीक है, इसके में जो और भी अंदर की बातें हैं वो हम बाद में बताएंगे जब हम थ्योरी में प्रॉपर इसका यूज़ करेंगे, बट अभी के लिए बस इतना समझ लो। अच्छा, इसके बाद फिर क्या आएगा 5वें नंबर पे? 5वें नंबर पे आ जाएगा आपका को टर्मिनस वेक्टर हो जाएगा और को इनिशियल वेक्टर हो जाएगा। जैसे एक नाम लेता हूँ, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है ऐसे दो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। तो भाई दो वेक्टर हमने बनाए और ये वेक्टर हो गया ए, यहाँ पर टिप का नाम दिया बी, और यहाँ पर हो गया ओ। तो बताओ जो ओ ए वेक्टर है, चलो इसको थोड़ी देर के लिए ए कह दिया, वो क्या है वेक्टर ए। और अगर जो हमारे पास ओ बी वेक्टर है वो असल में क्या है, हमारे पास वेक्टर बी है। तो देखो ये हुआ टर्मिनल पॉइंट और ये हुआ इनिशियल पॉइंट, ये हुआ टर्मिनल पॉइंट, ये हुआ इनिशियल पॉइंट। तो दोनों वेक्टर का बताओ इनिशियल पॉइंट सेम है कि नहीं है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। और छठे नंबर पे अगर आ गया कि यार हमारे पास एक आता है को टर्मिनस वेक्टर, है ना, को टर्मिनस वेक्टर, को टर्मिनस या को टर्मिनल वेक्टर ऐसे भी बोल सकते हो, तो मैं टर्मिनस ही लिख देता हूँ, को टर्मिनस, है ना। तो ऐसे दो वेक्टर जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम हो। अब जैसे कि ये गया और ये गया, तीर यहाँ पर लगाया और यहाँ पर ए बी और सी ऐसे लिख दिया। तो बताओ हमारे पास इस वेक्टर को अगर मैंने ए कह दिया और इसको बी कह दिया, तो बताओ जो हमारे पास ए बी वेक्टर होगा वो क्या है, ए वेक्टर। और जो सी बी वेक्टर है, भाई सी बी लिखेंगे जहाँ से चले और फाइनली जहाँ पर पहुँचे, तो उसको हमने क्या बोला, बी वेक्टर बोला। ये दोनों वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट सेम है, इसीलिए इसको कोटर्मिनस वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो क्या आता है, ऐसे टाइप हम बता रहे हैं आपको। फिर आता है कोप्लैनर वेक्टर, कोप्लैनर वेक्टर, कोप्लैनर, ठीक है ना, कोप्लैनर वेक्टर्स। अच्छा, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर है ना, जैसे हमने मान लिया कि जैसे ये हो गया, अब यार दूसरी चीज़ कहाँ से लाऊं, इधर भी नहीं है, ठीक है। जैसे एक दो वेक्टर है हमारे पास ऐसे, है ना, तो दो वेक्टर कौन से प्लेन में है, तो यार दो वेक्टर से मिलके हमेशा एक प्लेन बन सकता है। जैसे ये मैं वेक्टर रखूं और ये एक वेक्टर रखूं, है ना, तो ये हमारे पास दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में हो गए कि नहीं हो गए। तो दुनिया के कोई भी दो वेक्टर हो गए, मैंने कह दिया एक ये वेक्टर एक ये वेक्टर, तो अब या ऐसे घुमा दिया। अब मैंने कहा इन दोनों वेक्टर्स को ऐसे पास में लाए और इन दोनों से मिलकर अगर मेरी उंगली और इस पर कोई कागज चिपका दे, तो बताओ ये दोनों, एक उंगली और ये मेरा मार्कर, ये बताओ उसी कागज पे लाई कर जाएंगे कि नहीं लाई कर जाएंगे। तो इसका मतलब दुनिया के कोई भी दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते हैं। तो कोप्लैनर की जरूरत क्या पड़ी, बात पड़ी तीसरे वेक्टर की। जैसे मैंने एक वेक्टर बनाया ए और ऐसे ही किसी भी डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर बना दिया बी, तो अब ये डायरेक्शन कुछ भी हो लेकिन इस बोर्ड के प्लेन में ही है कि नहीं है। अब तीसरे वेक्टर के पास, इसके पास चॉइस नहीं है, कोई दो वेक्टर तो एक प्लेन में होते ही होते हैं, लेकिन चॉइस अब तीसरे वेक्टर की। अगर तीसरा वेक्टर यू हो गया सी, तो ए बी सी वेक्टर आर कोप्लैनर। बट अगर सी वेक्टर मेरा ये मार्कर पेन है, ये यू ना होके अगर यू हो गया, तो मतलब ए और बी एक ही प्लेन में है, बट इसने इस प्लेन को छोड़ दिया, तो ए बी सी आर नॉट कोप्लैनर। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब पहली बात, वेक्टर्स के कोप्लैनरिटी के लिए मिनिमम कितने वेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, मिनिमम 3 वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, है ना। और कोप्लैनर वेक्टर क्या होते हैं, अगर सारे वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो उनको कोप्लैनर बोलते हैं, अगर एक प्लेन में नहीं लाई करते हैं तो नॉन कोप्लैनर वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, फिर एक और चीज आती है, छठा सातवां और फिर मैंने लिख दिया आठवां, एक आता है लोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर। लोकलाइज्ड जेड है भाई, लोकलाइज्ड एंड फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स देखो, जैसे हमारे पास एक स्पेस में है, हम कहीं पर एक वेक्टर मैंने ऐसे लिखा, बोला भाई डायरेक्शन कुछ भी हो लेकिन हम जो है ना, हम ओरिजिन से चलना स्टार्ट करेंगे। ओरिजिन से चलना स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो तो फिक्स हो गया कि नहीं फिक्स हो गया, 0,0,0। अगर मैं 3D की बात कर रहा हूँ तो 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ तो 0,0। थोड़ी देर के लिए 3 डायमेंशन की बात कर लेते हैं। लेकिन एक वेक्टर हो गया कि बोला यार आप स्पेस में, ये पूरा हमने कहाँ डाल रखा है, एक स्पेस में डाल रखा है, ऐसे स्पेस में, ये स्पेस है ना 3D, ऐसे इसको भी स्पेस में डाल रखा है।
बट इसके बारे में हमने कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, नो रेस्ट्रिक्शन कि कहाँ से चालू करना है और कहाँ ख़त्म करना है। बट एक ए बी वेक्टर है, बस ये है कि भैया जिसकी डायरेक्शन ये है और जिसकी लेंथ बस कुछ 5 है, इसकी भी डायरेक्शन ये है और लेंथ 5 है, तो ये दोनों सेम वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है कि नहीं है? क्यों? दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन सेम, तो दोनों इक्वल वेक्टर हुए। बट दोनों वेक्टर में एक अंतर है कि स्पेस में ये ऐसे पड़ा हुआ है जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, यानी कि इसका टर्मिनल पॉइंट भी कहीं हो सकता है और इनिशियल पॉइंट भी कहीं और हो सकता है, और इनिशियल पॉइंट यानी इसको मैं चाहूँ स्पेस में कहीं भी खिसका सकता हूँ कि नहीं खिसका सकता हूँ, ठीक है ना, शिफ्ट कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ, कुछ भी। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दिया है कि हम ओरिजिन से ही चलेंगे, तो ये रहा ओरिजिन और इस ओरिजिन ने टिप को पकड़ लिया। अब ये वेक्टर खिसक नहीं सकता, ये केवल क्या हो सकता है? घूम सकता है। तो इसका अगर एक एंड फिक्स हो गया है तो इसका मतलब किसी लोकल आदमी ने पकड़ लिया है, इसीलिए इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर, और इसको किसी ने नहीं पकड़ रखा है, इसीलिए ये होता है फिक्स फ्री वेक्टर। तो इसका मतलब अगर कोई एक टर्मिनल फिक्स कर दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर, और कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो, कुछ भी फिक्स ना हो, तो इसको हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। अगर स्पेस में किसी वेक्टर को हम फ्रीली मूव कर पाते हैं तो वो है हमारे पास फ्री वेक्टर, और इसको हम फ्रीली शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका एक जो है टर्मिनल पकड़ लिया गया है। तो आप चाहो तो डेफिनेशन अपने हिसाब से लिख सकते हो, तो बस हमें इतने बताने हैं, और अंदर घुसेंगे तो बहुत टाइप हैं, बट हमने इतने टाइप बता दी, काफ़ी है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखो कर लेते हैं इन्हीं पर बेस्ड। अब इस पर क्या क्वेश्चन होंगे? अरे होंगे ना क्वेश्चन। अच्छा, पैरेलल या कोलिनियर एक ही बात होती है ना, हम तुमको बताएंगे। देखो हमें वेक्टर से कुछ चीज़ें दिखानी है, तो वेक्टर के थ्रू हम दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करें हैं। क्वेश्चन ये है कि भाई आप कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करो, तो रिप्रेजेंट ग्राफिकली इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में मुझे कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना है? मैं क्वेश्चन याद लिख के लाया हूँ, क्वेश्चन रटे नहीं रट जाते हैं। पहला, इसका फर्स्ट पार्ट है अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टेंस नहीं बोला, डिस्टेंस बोलता तो क्या हो जाता, वो स्केलर क्वांटिटी हो जाती। फिजिक्स वाले आप लोग बेहतर समझते इस चीज़ को। अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर्स एंड 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। दूसरा क्या है कि 60 किलोमीटर्स, वही डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 किलोमीटर्स विथ 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। ये काम फिजिक्स में भी आएगा, ये चीज़ फिजिक्स में भी काम आती है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। और यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा जब मैं बता दूंगा, है ना। हो सकता है फिजिक्स में ना भी डिस्कस किया गया हो यार, ऐसा नहीं, टीचर के दिमाग से बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। हम भी पढ़ाते पढ़ाते कोई चीज़ छूट जाती है, बच्चे याद दिलाते हैं सर आपने ये छोड़ दिया, फिर याद आता है शिट यार छूट ही गया था, अच्छा क्या बता दिया। अच्छा, फिर और क्या है? फिर एक है 50 किलोमीटर्स साउथ ईस्ट। अब इन सबको हमें वेक्टर के माध्यम से डिनोट करना है। तो ये होती हैं डायरेक्शंस, ये होती है ईस्ट डायरेक्शन, ये होती है वेस्ट डायरेक्शन, ये होती है नॉर्थ डायरेक्शन, और ये होती है साउथ डायरेक्शन। अब जानते हो जब भी कभी क्वेश्चन में, जैसे इसमें कोई एंगल नहीं दिया गया है, तो जब एंगल नहीं दिया गया है और साउथ ईस्ट की बात करी गई है, तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो साउथ ये रहा, ईस्ट ये रहा, और इनके बीच में एंगल नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब 90 डिग्री है दोनों के बीच में। 45 पे आधा कर दो, कितना? तो ये 40-45 पे आधा कर दो जब एंगल ना दिया जाए, है ना। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। और फिर क्या बोला गया है? 50 किलोमीटर, है कि नहीं, 50 किलोमीटर्स। तो साउथ ईस्ट, तो डायरेक्शन का वहाँ से चले, और यहाँ पर तो बताओ एरो इधर लगेगी नहीं लगेगी, और इसी को हमने बोल दिया 50 किलोमीटर ये लेंथ है। और एंगल कितना? 45 बस, क्योंकि एंगल दिया ही नहीं है।
अच्छा, फिर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं पहला वाला करता हूँ, ये तो थर्ड वाला मैंने कर दिया। अगर पहला वाला करता हूँ तो 40 किलोमीटर चलना है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो इसमें कौन कौन सा वेस्ट एंड साउथ का बात हो रहा है, तो वेस्ट ये रहा और साउथ ये रहा, यानी हमें वेक्टर इस प्लेन में खींचना है, बट हमें एंगल बनाना है 30 डिग्री से। तो कंफ्यूजन ये होता है कि 30 डिग्री का एंगल वेस्ट से बनाऊं कि साउथ से बनाऊं। तो जानते हो जो ऑफ साउथ जो बाद में लिखा है ना, इससे बनाओगे। 30 डिग्री का एंगल वेस्ट से नहीं होना चाहिए, साउथ से होना चाहिए। वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ, तो ऑफ के बाद जो डायरेक्शन लिखी होगी आप उससे बनाओगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप कहाँ से बनाओगे, बाद में नॉर्थ लिखा है तो नॉर्थ से बनाओगे। तो आई होप अभी हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो देखो हमें क्या, पहले पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो वेस्ट और साउथ की कहानी है और 30 डिग्री एंगल बनाएंगे कहाँ से, साउथ से। तो ये रहा 30 डिग्री एंगल, और कितना चलना है, 40 किलोमीटर चलना है। तो इसको कह दिया 40 किलोमीटर्स। बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि ईस्ट और नॉर्थ की बात करेंगे। तो ईस्ट और नॉर्थ ये रहा, और कितना डिग्री का एंगल बनाना है, 40 डिग्री का, और बनाना किससे है, नॉर्थ से। तो नॉर्थ से बनाना है, इसलिए ये रहा 40 डिग्री का एंगल, है ना। और ये कितना है, 60 किलोमीटर से, तो ऐसे 60 किलोमीटर रख दिया। अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं नेमिंग कर दूं, ये पॉइंट हो गया O, और इसको नाम दे दिया मैंने A, इसको नाम दे दिया मैंने B, इसको नाम दे दिया C, है ना। तो ये हमारे पास OA वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया, OA वेक्टर, ठीक है ना। और अगर इसका मैं मॉडुलस लूँ तो OA वेक्टर का लेंथ वो कितना है, 60 किलोमीटर, है ना। और अगर मैं OB वेक्टर की बात करूँ तो ये हो गया, और फिर ये कितना आ जाएगा, अगर इसके मॉडुलस की बात करूँ तो वो कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर्स, है ना। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये है। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग उसका जवाब दो। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट कोई बात नहीं आ रहा, पेशेंस रखो। ये वेक्टर टॉपिक ही ऐसा है कि जिसमें पढ़ाते पढ़ाते ना पूरा मज़ा आने लगता है, और सीख भी पा रहे हो ना तब भी और मज़ा आता है। अगर हमको सिखाने में मज़ा आना कम बंद हो गया तो हम उतना अच्छा सिखा भी नहीं पाएंगे, और सीखने में मज़ा आना बंद हो गया तो आप सीख भी नहीं पाओगे, है ना। और टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर, अब हम कुछ एक फिगर बनाते हैं। देखो, एक तेरी तो ये लाइन है ना, हमने एरो ऐसे लगाया, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे बना दिया लाइन कितनी बड़ी, और एक नीचे ऐसे एरो नीचे। इस वेक्टर को हमने कह दिया A वेक्टर, इस वेक्टर को हमने कह दिया B वेक्टर, इस वेक्टर को हमने कह दिया C वेक्टर, और इस वेक्टर को कह दिया D वेक्टर। तो तुम्हें बताना है पहला कि यार कोलिनियर वेक्टर कौन कौन है, कोलिनियर वेक्टर्स कौन ऐसे वेक्टर्स हैं जो कोलिनियर हैं। दूसरा तुम्हें बताना है इक्वल वेक्टर कौन से हैं। तो इक्वल वेक्टर्स मैंने अभी बताया था, लिखाया नहीं था, बट बता देता कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। और फिर थर्ड वाला मुझे बताना है को इनिशियल वेक्टर कौन कौन से हैं। तो को इनिशियल वेक्टर कौन कौन से हैं। अब जल्दी से वीडियो पॉज करके आप लोग उसका जवाब दो, और फिर मेरा चेक करो जब मैं बताता हूँ। तो आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। अब मैं देखो करता हूँ को लीनियर वेक्टर। तो को लीनियर वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, है ना। तो पैरेलल बताओ, A और C वेक्टर पैरेलल है कि नहीं है। तो मैं ये कह दूंगा कि A एंड C आर कोलिनियर। अच्छा, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। अच्छा, एक मिनट। कोलिनियर वेक्टर में जो पैरेलल होते हैं, तो पैरेलल में अगर जिनका सेम डायरेक्शन है तब भी पैरेलल है, और अपोजिट डायरेक्शन है तब भी पैरेलल है ना। तो इसका मतलब A, C और D, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में गया है लेकिन पैरेलल है कि नहीं है, अगर इसको डॉट डॉट अगर आगे बढ़ाओ, क्योंकि वेक्टर को हम इनफाइनाइट लाइन से दिखा सकते हैं ना। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, A, C और D ये जो तीन वेक्टर्स हैं ये तीनों कोलिनियर हैं। क्यों? क्योंकि तीनों पैरेलल हैं। हाँ, ये पैरेलल है और ये एंटी पैरेलल है A और D, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, बट है तो पैरेलल ना भाई। अच्छा, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम, और फिर चलो सेम मैग्नीट्यूड पे रख देता हूँ मैं इनको, जितना ये है उतना ये है, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। तो डायरेक्शन एक ही सेम है और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है,
तो ए एंड सी वेक्टर आर द इक्वल वेक्टर्स। और कोई इनिशियल वेक्टर क्या बताया था, ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट यानी शुरुआत का जहाँ से चालू हुआ है वो पॉइंट अगर सेम हो जाए तो उसको कोई इनिशियल बोलते हैं। तो हमारे पास देखो, ये देखो, एक इधर तीर निकल गया, इसका इधर तीर निकल गया, इसका इधर निकल गया, यानी ये एक पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ से तीनों वेक्टर निकले हैं। तो तीनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है कि नहीं है, इसीलिए तीनों क्या हुए, कोई इनिशियल वेक्टर हुए। तो कोई इनिशियल वेक्टर क्या हो गया, बी सी एंड डी, ये ऑल थ्री आर द को इनिशियल वेक्टर। तो भाई आज का वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और ये विश्वास बना होगा कि यार इस तरह से सीखा जाए तो सीख डालेंगे, क्योंकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी मुश्किल से समझ में आता है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे समझाने की, बड़ा तोड़ तोड़ कर पढ़ाएंगे। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।